फेयर वर्क की। मार्जिनल कॉस्टिंग, हमारे चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये भी लिख लेते हैं। रफ एंड फेयर वर्क बोथ इन फेयर नोटबुक। बात ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इसमें फॉर्मूलेज रेशो की तरह, जैसे 12th क्लास में आपने रेशो का चैप्टर किया होगा, इस तरह से है भाई। ना भी कर रखा हो तो यूं नहीं है कि उसकी कनेक्टिविटी है कोई, लेकिन जैसे रेशो मैथ के अंदर फॉर्मूला होता है और आपको कुछ भी हिडन निकालना होता है, इस तरह का चैप्टर है। ठीक है जी। रफ वर्क, देखो भाई सेल्स में, हाँ जी, सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है देखिए आप। सेल्स में टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड होता है। सेल में टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड होता है, या इसको हम ये कहें कि सेल में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ठीक है, सेल में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम रहती है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है ना? हाँ, एक बात और है, टोटल में हमेशा चेंज होती रहती है और ये पर यूनिट हमेशा चेंज होती रहती है। ये बात क्लियर है क्या भाई? मान लीजिए आपकी 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स पे 1 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है, किराया है, तो पर यूनिट कितना होगा? ₹10। और अगर आपकी 5,000 यूनिट्स है और किराया 1 लाख ही है, तो पर यूनिट कितना रहेगा? ₹20। और अगर ये 2500 हो जाती है तो ₹1 लाख, और पर यूनिट कितना होता है? यस, समझ रहे? टोटल चेंज होती रहती है। 10,000 यूनिट्स हैं और पर यूनिट 10 है, तो टोटल कितनी हो गई? ₹1 लाख। 5,000 है और पर यूनिट 10 है, तो टोटल कितनी रहेगी? 50,000। चेंज होगी ना? 2,500 है और पर यूनिट 10 ही है, तो टोटल कितनी होती है? 25,000। हो गया? ये बात एक बार यहाँ खत्म होगी, दोबारा से काम शुरू करते हैं। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और वेरिएबल कॉस्ट को हम
मार्जिनल कॉस्ट कह रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आप किसे कहते थे? मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से एडिशनल कॉस्ट जो आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसकी बात करते थे। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता था उसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या है? फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल की। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक तो ये ध्यान रखना, ये है टोटल कॉस्ट, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट की। तो इकोनॉमिक्स से थोड़ी डिफरेंट है डेफिनेशन कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता था उसे हम क्या कहते थे? मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसे हम क्या कह रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट। इवन दोनों में डेफिनेशन में फर्क नहीं है। टोटल कॉस्ट में फिक्स तो सेम ही रहेगी, जो वेरिएशन आएगा वो मार्जिनल की वजह से आएगा, लेकिन कॉस्ट काउंटिंग में जाते हैं ना तब और पंगा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट काउंटिंग के अकॉर्डिंग कॉस्ट तीन तरह की होती है, एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल, एक सेमी वेरिएबल। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो ठीक है। क्यों? बिकॉज इन कॉस्टिंग जो कॉस्ट है वो तीन होती है, एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल और एक सेमी वेरिएबल। अब क्या है इसका मतलब? इस सेमी वेरिएबल में भी क्या होता है? एक पार्ट फिक्स होता है और एक पार्ट वेरिएबल होता है। एक पार्ट फिक्स होता है और एक पार्ट वेरिएबल होता है। तो हम पता है क्या करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए फिक्स्ड वाला पार्ट तो फिक्स में प्लस कर देते हैं और वेरिएबल वाला पार्ट वेरिएबल में प्लस कर देते हैं, और हम इसका वजूद मिटा देते हैं, और फिर क्या होती है? यही आ जाती है क्या? टोटल कॉस्ट। तो हमारे लिए मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर अगर सेमी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आएगी, सेमी वेरिएबल आएगी, तो हमारे लिए कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। हम सबसे पहले उसके दो टुकड़े करेंगे, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड वाला फिक्स में प्लस कर देंगे और वेरिएबल वाला वेरिएबल में प्लस कर देंगे, और फिर हम वहीं आकर खड़े हो जाएंगे टोटल कॉस्ट को देखकर। ठीक है, ये बात भी हो गई। इसको भी बंद कर दो अभी। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने दो चीजें पढ़ी है बॉस। दो चीजें पढ़ी है या पढ़नी है। एक है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और एक है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम दो टॉपिक पढ़ते हैं पूरे सिलेबस के अंदर, एक मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और एक टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। क्या फर्क लगता है दोनों में? मेथड में अपन देखते हैं कि कॉस्ट कैसे निकालनी है, टेक्निक में देखते हैं कि उस कॉस्ट को अगर ज्यादा कमा रही तो सेटअप कैसे करेंगे, अपने एक स्टैंडर्ड पे लेके आएंगे इस टेक्निक के थ्रू। यस, और बताइए। तो आपने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग में मेथड पढ़े हैं, टेक्निक्स पढ़े हैं, दोनों पढ़े हैं? दोनों पढ़े हैं। तो मेथड्स कौन से थे? कौन था? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट असरटेनमेंट करने के लिए बनाया था। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या था? टेक्निक है, बिल्कुल। देखो, फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट, फॉर कॉस्ट असरटेनमेंट हम जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग करते हैं वो हमारी कॉस्ट असरटेनमेंट है, और ये है फॉर डिसीजन मेकिंग। ये है डिसीजन मेकिंग।
ठीक है जी। कॉस्ट असरटेनमेंट में क्या करते हैं हम? यस, यूनिट कॉस्टिंग, यस, सर्विस कॉस्टिंग, हाँ, ऑपरेटिंग तो आएगा इसमें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और यहाँ क्या है हमारा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, बस्टिंग भी यही है, और एक ही है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमारी टेक्निक होगी फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या? हमारे यहाँ 4 प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ 4 प्रोडक्ट्स हैं। चारों प्रोडक्ट्स में से 3 प्रोडक्ट्स हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट हम बाहर से भी खरीद सकते हैं और खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें 4 प्रोडक्ट को हम खुद बनाएं या रेडीमेड खरीद कर फिर बेचें। इस तरह का कोई डिसीजन लेना हो तो कौन सी टेक्निक यूज होगी? मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। डिसीजन लेना हो तो टेक्निक यूज होती है, कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो मेथड यूज होता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? तो हमारी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो क्या है? एक टेक्निक है, मेथड। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक है डिसीजन लेने की। ठीक है जी, ये बात भी हो गई। फिर इन मार्जिनल कॉस्टिंग S is equal to V plus F plus P is सेल is equal to वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमारी क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल निकालने का तरीका। फिर हम क्या करते हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोस मार्जिन। क्या बोलते हैं? ग्रोस मार्जिन। और क्या बोलते हैं इसको हम? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ग्रोस मार्जिन या कंट्रीब्यूशन। पता है क्यों? क्योंकि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो ग्रोस प्रॉफिट, और फिक्स कॉस्ट और माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम इस टेक्निक को लगाते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, तो हमारा प्रोसेस क्या फॉलो होता है? कोई फैसला लेना है हमें, तो फैसला लेने के लिए हमें टेक्निक चाहिए, और टेक्निक के क्या है? टूल्स। टेक्निक के क्या है? टूल्स। मेक डिसीजंस यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्निक्स। यस, टेक्नोलॉजी है भाई साहब। मोबाइल पता है क्या आपका? मोबाइल टेक्नोलॉजी का एक टूल है, क्योंकि गाड़ी भी टेक्नोलॉजी का एक टूल है, स्कूटर भी, बिल्कुल। हर चीज जो है, वो जो चीज जिसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो प्रोडक्ट उसका जो है वो एक तरह से उसका टूल है, वो एक निकल के सामने आएगा। ठीक है ना? आपने फोन पर बात करनी है तो आप मोबाइल यूज करेंगे, आपको कहीं पहुंचना है तो आप गाड़ी यूज करेंगे। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, बजटरी कॉस्टिंग के टूल्स हैं, और ये टूल्स, इन टूल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूले। क्या बोलते हैं? फॉर्मूले। इनको हम फॉर्मूलेज बोलते हैं। आवाज खोली। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हमें किन किन चीजों को कंसीडर करना पड़ता है? हमें अपने प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हम फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वो नहीं पढ़ रहे हम। मार्जिनल कॉस्टिंग किसे ग्रॉस प्रॉफिट कहती है ये मैटर करेगा। आप ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहते हैं ये कोई मैटर नहीं। भाई आप कहें जी हम तो ऐसे करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें भी कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट ही होती है देखा जाए तो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारी की सारी वेरिएबल आती है। लेकिन आप स्किल्ड लेबर की अगर वेजेस ले लो तो फिर वो फिक्स्ड हो गई उसके अंदर।
हम उन चक्रों में पढ़ते नहीं। हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो आप, तो हमारा क्या आ जाता है, ग्रॉस मार्जिन आ जाता है। इसे हम क्या कहेंगे टेक्निकली, कंट्रीब्यूशन सी। और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट, जिसको हम कहेंगे बी। अब यहाँ अमाउंट फिट कर लीजिए आप, 1,60,000, 40,000, 15,000 और 25,000। -60,000, 40,000, 15,000, 25,000। ठीक है, डन। क्या मैं ये कहूं S माइनस V इज इक्वल टू F प्लस B? 1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू F 15,000 प्लस 25,000, 40 होते हैं। ठीक है ना। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें या फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दें तो आपका आंसर जो है वो सेम आता है। और अगर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो वॉल्यूम का मतलब होता है सेल्स और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखना। प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन, यहां प्रॉफिट का मतलब है ग्रॉस मार्जिन। तो अगर मुझे पीवी रेशियो पूछा जाए तो मैं कहूंगा C अपॉन S इंटू 100। C कितना है, 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया जी, 40% आ गया। मैंने आपको एक बात ये बताई, दूसरी बात ये बताई, इसको हाईलाइट करते रहना। मैंने आपको एक बात ये बताई, एक बात ये बताई, रुको, ये थर्ड है, ये सेकंड है, और फर्स्ट बात तो मैंने आपको ये बताई, फर्स्ट बात तो मैंने ये बताई है आपको, फिर उसी का क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट ये बताया मैंने आपको, सेकंड मैंने ये बताया, थर्ड मैंने आपको ये बताया। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ।
यस डन। चलिए अब क्या हुआ, आपसे ब्रेक इवन पॉइंट की बात, आपसे बात हुई ब्रेक इवन पॉइंट की बात। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या सेल्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है हम कितना माल बेचें कि ना प्रॉफिट आए और ना लॉस आए, यानी हमारे खर्चे पूरे हो जाए। और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? अब ये कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं। इन वैल्यू यानी रुपीज में निकालना हो तो फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। एक फॉर्मूला है, वैसे तो हो सकता है आप वैसे निकाल दो कि सर क्या दिक्कत है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट तो जोड़ दो, आ गया सेल्स, और उसी पे सेल कर दो तो नो प्रॉफिट नो लॉस देखा जाए तो ये हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसकी क्या होती है, टेक्निक, और टेक्निक के क्या होते हैं, टूल्स। जो टेक्नोलॉजी होती है उसके क्या होते हैं, टूल्स। और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई डिसीजन लेना हो तो यहाँ पर एक टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या होंगे, टूल्स, और इसके टूल्स क्या हैं, इसके फॉर्मूले। तो हमें फॉर्मूले यूज करके, हाँ फॉर्मूले यूं नहीं है कि ये रेडीमेड है, इनका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूले प्रूव होते हैं वैसे ये फॉर्मूले भी प्रूव होते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रूव करवा के नहीं भेजूंगा। मैं आपको होमवर्क दूंगा खूब सारा, छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 मिनट के, अटक गए तो 2 दिन भी लग सकते हैं, और होते गए तो 2 मिनट में हो जाएंगे, 1 मिनट में भी हो जाएगा, इतना कैलकुलेटर में भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना ही आसान चैप्टर है और इतना ही, हाँ बिल्कुल। तो ये फॉर्मूले, अभी तो क्या है कि आप एक बार फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, फॉर्मूले के ऊपर दिमाग लगाएंगे यार ये कैसे बना होगा, कैसे हुआ होगा, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चन है मैं वो आसान दूंगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके फॉर्मूलों को एक्सप्लोर भी कर लें कि इस तरह से बना है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि फॉर्मूला बना कैसे, और चैप्टर कर जाते हैं, बल्कि सीए कर जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर फिर सीए फाइनल में भी है। एक तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग ये आपके फाइनल में भी है। हाँ बस फर्क इतना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वर्क इन प्रोग्रेस वाला चैप्टर मिक्स होके आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट मिक्स होके आ जाएगा। ऐसा ही जैसे +1-2 के फाइनल अकाउंट्स और एरर मिक्स होके वहाँ आ गए, बीआरएस और एनपीओ मिक्स होकर फाउंडेशन में आ गया। इसी तरह से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में भी चलेगा, जहाँ पर हमारी इंटर की कॉस्टिंग खत्म होगी, फाइनल की कॉस्टिंग वहाँ से शुरू होगी। ऐसा नहीं होगा कि इतनी नॉलेज में आपका काम चल जाएगा। और टीचर फाइनल का आपको ये समझ के पढ़ाएगा कि आपको इंटर की कॉस्टिंग सारी आती है, और इतनी सारी बातें फाइनल में दोबारा बताई भी नहीं जा सकती। मैं तो फाउंडेशन में करवा देता हूँ बेसिक पहले, लेकिन अगर मैं कॉस्टिंग कहूँ ना कि मैं फाइनल की कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ तो मैं इंटर की कॉस्टिंग आपको नहीं बता पाऊंगा। तो आपको यहीं पर सारा कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बात तो कंफर्म होगी, मैं मानकर चल रहा हूँ कि तुम फाइनल में तो हो जाओ। ठीक है, यस सुनिए भाई, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के थोड़े से चोचले हैं। कहता है भाई साहब अगर मैं इसे अमाउंट में निकालना चाहता हूं तो F/PV रेशियो, मतलब जैसे हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी ऊपर, फिक्स कॉस्ट थी 15,000 और पीवी रेशियो कितना था 40%। तो बताओ जी कितने रुपए हो गए, 87,000
37,500 की सेल कर दो आप। 37,500 की सेल अगर आप कर दो तो इसके अंदर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इक्वल आ जाती है। ये एग्जांपल मैंने ले लिया, ये ड्यूटी आपकी रहेगी कैसे कैसे आ जाती है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, देखो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या बताया, C/S इंटू 100, और C का आंसर क्या बताया है, S माइनस V। तो इसका मतलब फॉर्मूला तो ये भी बन गया S माइनस V अपॉन S इंटू 100। पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है, और ऊपर क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट। तो यूं करके कहीं पहुंच सको तो देख लेना, नहीं पहुंचो तो वहां रुक जाना, मैं आऊंगा और लेकर चला जाऊंगा। आगे बात सुने, कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ सोचना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने कहा आपको, जिन बच्चों को नहीं पता ना कि फॉर्मूले बनते कितने कैसे हैं, वो सीए बने बैठे हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम तुम फाइनल में जाओगे तब तक तो मैं बता ही दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलिए, कहा जाता है कि 37,500 रुपए का माल अगर आप बेच दो तो आपको आपकी फिक्स कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है बॉस, ठीक है जी। आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है। और अगर मैं ये मान लो कि सेलिंग प्राइस ₹10 है पर यूनिट, अगर मैं ये कहूं कि सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट है, तो आप कह सकते हैं 3750 यूनिट्स आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी है। एक होती है ब्रेक इवन सेल और एक होती है ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में अगर आपसे पूछा जाए यूनिट्स में तो कोई खास बात नहीं है, वैल्यू निकालो, सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो तो क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन अगर इन क्वांटिटी निकालना चाहते हो इसे, तो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको पता है अच्छे से कंट्रीब्यूशन क्या होता है, S माइनस V। अरे यार, S में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, F प्लस V प्लस P। तो S में से V तो आपने माइनस कर ही दिया, और प्रॉफिट कितना चाहिए, 0। ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट कितना चाहिए होता है, 0। तो बच क्या गई, फिक्स कॉस्ट। कहता है फिक्स कॉस्ट पर माल बेच दो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। जब आप माल बेचते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करते ही है ना उसमें से, तो S में से V माइनस कर दिया तो क्या बच गया, F प्लस P, और प्रॉफिट क्या चाहिए, 0। तो खाली क्या बच गया, F। तो नीचे मैं कह रहा हूं F पर यूनिट और ऊपर कह रहा हूं मैं टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को F पर यूनिट से डिवाइड करूंगा तो वो क्वांटिटी आएगी जो हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर कर दे, और वेरिएबल कॉस्ट तो सेल के साथ साथ कवर हो ही चुकी है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है जी। कुछ इस तरह से ये फॉर्मूले धीरे धीरे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आ रहा हो तो भी मुझे समझाने के लिए पढ़ाना भी नहीं है फिलहाल। ये यहाँ तक हो गया आपका रफ वर्क। हाँ जी, मैं आपको ऊपर एक बार लेकर चलता हूँ, जो मैंने टेबल बनाई हुई है ये देखिए। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस है 10 और वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 4। एक बार इसको यहीं रोक दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 4। और फिक्स कॉस्ट कितना ले रहे हैं हम, 15,000, है ना। इस पार्ट को हम ऐसा करते हैं, अलग रखते हैं, इस पार्ट को हम अलग रखते हैं।
यस डन, हो गया जी। अब जरा सुनिए ध्यान से, अब मैं लेकर चलता हूं यहाँ। ये भाई साहब यूं कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट तो ले लो टोटल में। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 15,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? यस, देखो सेलिंग प्राइस 10 और वेरिएबल कॉस्ट 6, तो कितना है? 4। ठीक है जी। सी पर यूनिट कितना है? 4। आंसर कितना आ रहा है? 3750 यूनिट्स। और यहाँ कितना आया था? ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि भैया वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, हमें तो पर यूनिट्स दिया हुआ है सब कुछ, तो पर यूनिट कर लो आप यार, रोक कौन रहा है? यस, क्लियर, बोलो भाई, ठीक है ना। तो ये बोला गया कि भाई साहब सेल में क्या क्या इंक्लूड होता है, बोलो शाबाश। सेल में क्या क्या इंक्लूड होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन को हम, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में भी प्रॉफिट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ग्रॉस और नेट। एस में से वी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस। और सी में ग्रॉस आ गया और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो नेट। ठीक है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। इसीलिए हमारे जितने भी फैसले होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हम कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन जब भी आता है तो हम कंट्रीब्यूशन के ब्याह पर फैसला कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी सेल है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, कंट्रीब्यूशन कितना? 40,000, और आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? 15,000, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 25 आ गया। मान लीजिए सेल है 80,000, तो वेरिएबल कॉस्ट उसी रेशियो में आएगी 60%। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो सेल के साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज होती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया एक दो बार कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। यहाँ है सेल 1 लाख, यहाँ है सेल 80,000। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, यानी सेल के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होती जाती है। इसको हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। भाई यहाँ पर क्या है? 200 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। 200 स्टूडेंट बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, किराया उतना ही लगेगा। लेकिन आपके नोट्स का खर्चा, आपके पढ़ाने का जो खर्चा है या टीचर की जो फीस है वो पर स्टूडेंट के हिसाब से मान लो पे की जाती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगा। तो यानी जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे सेल घटेगी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। क्लियर है चीज? फिक्स कॉस्ट सेम रहती है आपकी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो इसका मतलब ये 60% है तो वो ये भी कितना आएगा? 60%, तो कितना आ गया? 48। तो यहाँ पर ग्रोस मार्जिन कितना है? 40, और यहाँ पर ग्रोस मार्जिन 32, और फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 15,000 है तो 15 ही रहेगी। तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रूल मत लगा देना कि सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी तो आ सकता है। आया ध्यान? एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या था? इन्फ्लेशन इफेक्ट, महंगाई होना, कि मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया, कि हर, मेरी बात हुई थी भी 3 साल बाद हर महीने की 15 तारीख को किराया बढ़ाऊंगा, आज 15 तारीख का किराया बढ़ा रहा हूं, तो आपका फिक्स खर्चा भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वो चीज यहाँ नहीं है। यहाँ मानकर चले फिक्स कॉस्ट ईच एंड एवरी केस जो है वो सेम है। तो क्या हुआ भाई साहब? प्रॉफिट कितना आ गया जी? 25, और यहाँ प्रॉफिट कितना आ गया? 17,000। अब क्या हुआ? इनका डिफरेंस कितना है? 8,000, और इनका डिफरेंस कितना है? तो मैं ये कहूं कि 40 से 32 हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, और 25 से 17 कहूं, ये भी गलत ही हो रहा है, और उसी रेशियो में हो रहा है गलत। यस, तो मैं ये कहूं कि 40 से 32 8 गलत हो रहा है, 25 से 17 8 गलत हो रहा है, तो 8 ही हो रहा है। क्या दिक्कत है? इन दोनों के अंदर डिफरेंस सेम ही आ रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको कहते हैं भाई साहब आप घर बैठो आराम से, हम हमारे फैसले सारे इस ब्याह पर ले लेंगे, कंट्रीब्यूशन के ब्याह पर हम सारे फैसले ले लेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है वो आपके प्रॉफिट को अहमियत तो नहीं देती,
बाकी जो जितने भी टेक्निक्स है, आप ग्रॉस प्रॉफिट के ब्याह पर कोई फैसला करते ही नहीं, आप नेट प्रॉफिट पर जाए बगैर मानते ही नहीं है, आप सारे खर्चे माइनस करते हैं, तब आप वो फैसला करते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक कहती है मुझे ज्यादा नहीं फैलाना भाई, बस मेरे को सेल बता दो, वेरिएबल कॉस्ट बता दो, डिसीजन मैं अपने आप ले लूंगी। तो मोस्ट ऑफ डिसीजन किसके ब्याह पर होते हैं? कंट्रीब्यूशन के ब्याह पर होते हैं, इसमें चेंज नहीं आता। ठीक है जी, चलिए जी। तो बात ये हुई, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को हमने क्या कहा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर दो चीजें इंक्लूड है, क्या? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें या फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस कर दें, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन को ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी रेशियो कैसे निकालते हो आप? जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं? जीपी अपॉन सेल इंटू 100। तो यहाँ पर भी ग्रॉस मार्जिन ऐसे निकाला जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। ठीक है, तो हमने क्या फिर क्या होता है? फिर आपसे पूछा जाता है जी ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया हमने? ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास इंफॉर्मेशन किस तरह की है या पूछा क्या गया है? आपसे वैल्यू में पूछा गया है या आपसे क्वांटिटी में पूछा गया है? आपसे वैल्यू में पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला पूरा एक्सप्लोर हो सकता है, इसके अंदर की बात पता चल सकती है कि ये बना कैसे है, लेकिन हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि ये इस तरह से बना हुआ है। अगर आप क्वांटिटी में जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है? यस, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे आपको आंसर सीधा सीधा क्वांटिटी में मिल जाता है। और एक बात और लिख लीजिए इसके बारे में कि एक और बात, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, इसका भी फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, या हम कहें कैश फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बोलो भाई, आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना, वो है कितने? फिक्स कॉस्ट कितने लेके चल रहे हैं अपन शुरू से? 15,000। और 15,000 में 10,000 तो है रेंट और 5,000 क्या है? डेप्रीशिएशन। तो मैंने क्या किया? 15,000 में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, तो 10,000 अपॉन पीवी रेशियो कितना? 40%। 25,000 आपका कैश ब्रेक इवन पॉइंट आ गया भाई। कि वो ब्रेक इवन पॉइंट बता दीजिए जो हमारी कैश फिक्स्ड कॉस्ट को ही कवर करता हो। नॉन कैश हमें देनी तो पड़ती नहीं किसी को कैश के अंदर, यानी ऊपर वाला जो ब्रेक इवन पॉइंट निकाला गया था वो नॉन कैश और कैश दोनों तरह की फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करता है। लेकिन अगर आपका डिसीजन कुछ इस चीज से चेंज होता है कि कोई बात नहीं यार, कैश वाली बातें पता कर लो सारी, उससे पता चल जाए, तो हम क्या करते हैं? एक तरह से कैश फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं, नॉन कैश फिक्स कॉस्ट नहीं लेते। हाँ, एक और बात थी इसमें कि या फिर फॉर्मूला क्या हो सकता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सी पर यूनिट ना, सी पर यूनिट, या कैश फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट, राइट। तो इससे भी आपका क्या आ जाता है? कैश ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू में आ जाएगा और ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्वांटिटी में आ जाएगा।
एक होती है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ बोलो सर, जो हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट, उसमें हम सेल के बेस पे निकाल रहे हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं। हाँ, तो जो हमारी सेल है उसमें प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, हाँ जी, तो प्रॉफिट भी तो इंक्लूड है। जो कंट्रीब्यूशन आया है हाँ। प्रॉफिट की अमाउंट भी तो है ना। अब आप जब इन क्वांटिटी निकाल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हाँ, तो कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट का एलिमेंट तो है, आप उसको जीरो क्यों मान रहे हैं? तो एक्चुअल डाटा उस पे ना, हम तो आगे की बात सोचते हैं। कोई बात नहीं, एक बार रखो, होल्ड रखो क्वेश्चन को। ऐसा है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, नहीं वो मुझे बतानी नहीं है, वो अभी मुझे बतानी नहीं है, और अंदर की बात ये है कि मैं बता चुका हूँ वैसे देखा। ठीक, नहीं ये कह रहे हैं, नहीं प्रॉफिट जीरो नहीं, ये कह रहे हैं कि जो आप सेल ले रहे हो उसमें तो प्रॉफिट है ही, आपको कैसे पता कि उसके अंदर प्रॉफिट नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलो जी भाई सुनो, इस लेक्चर में दिमाग खराब ही करना है, ठीक नहीं करना मैंने, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें मजा आएगा, तुम्हारे आंसर सही निकलेंगे, फॉर्मूला सही लगाओगे, ये सब कुछ सही करोगे। हाँ चलो जी, एक होता है भाई साहब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल में कितनी सेल हो रही है, एक्चुअल में कितनी सेल हो रही है, हम कितनी सेल ले रहे हैं पता है आपको? 1 लाख, और हमने ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकाला है याद है आपको? 37,500। इसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितना? 62,500। यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकालनी हो तो 62,500 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 62.5%। यानी फॉर्मूला क्या लगा दिया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इंटू 100। ठीक है जी। अब जरा ये देखो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। मुझे बताओ हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है? देखो जरा निकाल के, मुझे ना कुछ नहीं, मुझे आप ये निकाल के दो बस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 62,500 निकाल के दो इस फॉर्मूले से। हाँ ऊपर बताओ क्या लिखूं? अपॉन 40%। कितना आया? 62,500। क्या कर दिया ये? 25,000 क्या था? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। क्या हो गया ये क्या हो गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। ऐसे कैसे आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ये जो प्रॉफिट होता है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट और
सॉरी, ये जो प्रॉफिट होता है उसमें से कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आ जाती है। अगर आपको देखा जाए तो एक तरह से आपने प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया। 40% के हिसाब से 25,000 कमाया तो 100% कितना है 62,500, पता नहीं क्या कर दिया। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो से हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दिया। एक आपने इस फॉर्मूले के बारे में सोच के ना, वक्त तो पता चल रहा होगा ना साथ साथ। ठीक, देखो मैं बात बता देता हूँ। बच्चों को 5-7 फॉर्मूले जनरली बता दिए जाते हैं और उनसे सारा चैप्टर सॉल्व होता है, हो भी जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा चैप्टर है जिसमें हर बार जितना करो एग्जाम में उससे आगे का क्वेश्चन आ रहा है, हर बार जितना करो। हालांकि 10 में से 2-3 बार सिंपल भी आ रहा है। तुम जब किसी से टकराओगे ना कि भाई साहब हमारे सर तो कह रहे थे हर बार नया आ रहा है, बोले नहीं हमारे सर कह रहे थे सारा स्टडी मटेरियल में से आता है, तो वो क्या करेंगे 10 में से वो 3 पेपर उठा के जाएंगे, देखो ये स्टडी मटेरियल का ये 7 नहीं लेके आएंगे। क्योंकि वो जब 7 आते हैं ना, 7 क्वेश्चन 10 में से 7 बार जो स्टडी मटेरियल से नहीं आते, तब सर जो है वो यात्रा पे चले जाते हैं। तब बच्चों को नहीं बताया जाता स्टडी से आया। जब 3 बार आ जाता है ना 10 में से, तो रट्टा मारते हैं भाई स्टडी से आया, सारा स्टडी से आया, सारा स्टडी से आया, सारा स्टडी से आया, और उसकी आरती उतारते हैं। तो इसीलिए इन फॉर्मूलों का लॉजिक मैं आज बताकर भेज दूं, तुम्हारा दिमाग खत्म, और नया क्वेश्चन आते ही तुम खत्म। तो इन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके लाने, क्वेश्चन करके लाओगे तो ठीक, नहीं करके लाओगे तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो मैं एक तरह से क्वेश्चन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हो भी जाएंगे क्योंकि ये तो आदत है अपनी, क्वेश्चन तो निकाल देंगे अपन। लेकिन जब नया क्वेश्चन आएगा ना, तब जब तक आपको इन फॉर्मूले के अंदर की बात पता नहीं होगी ना, तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए फॉर्मूले आपको एक्सप्लोर करके आने, अच्छे से एक्सप्लोर करके आने। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे भी निकल सकती है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और निकल भी गई है, लेकिन ये निकल कैसे जाती है ये नहीं पता होता। ठीक है, चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? हाँ बिल्कुल, होती क्या, देखो हमारी हम 37,500 पे, अब आप आंसर पूछ लेंगे मेरे से। एक्चुअली क्या है, 37,500 पे ना तो प्रॉफिट है और ना लॉस है, और इससे ऊपर जितने पर जाएंगे आप प्रॉफिट होता जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल ओवर ब्रेक इवन सेल, और ये कितना है 62,500, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इस सेल पर आप प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 25,000। ये 25,000 का कैपिटलाइजेशन है। एक बात बताओ, इन्होंने कुछ काम की बात बोली है, सारे सुन भी लो। हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम ऐसे कुछ कह सकते जैसे कि वही मिनिमम अमाउंट जो बिजनेस सर्वाइव के लिए जरूरी है। नहीं, सेल है, एक्चुअल सेल है, कितनी भी हो सकती है आपकी। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट 37,500 था, उससे ऊपर आप 10 लाख तक जाएं, 20 लाख तक जाएं, 30 लाख तक जाएं। हाँ जी, जहाँ पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर होती है। हाँ मिनिमम तो वो है जहाँ पर टोटल कॉस्ट कवर हो जाती है।